हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो विधेयकों के बारे में देख रहे थे। और अब तक हमने है वो साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में देख लिया था। और आज हम संविधान संशोधन विधेयक के बारे में देखेंगे। और उस इसके अलावा और क्या प्रावधान है लोकसभा या संसद संबंधित, उसके बारे में है वो देखेंगे कि कौन से बिल है वो अगर मान लो पारित किए जा प्रस्तुत किए जाते हैं और अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो कौन कौन से विधेयक है वो लंबित रहेंगे और कौन कौन से विधेयक है वो लैप्स हो जाएंगे या व्यपगत हो जाएंगे, उनके बारे में देखेंगे। और होपफुली पीछे के सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और हल्का सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि अब तक हमने वो कौन कौन से विधेयक है वो देख लिए थे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमने देखा था कि जो साधारण विधेयक था उसके बारे में देखा था। साधारण विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में है वो पारित किया जाता है। और किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हैं और दोनों सदनों से है वो पास होना ज़रूरी होता है। और इसके लिए मान लो अगर लोकसभा ने है वो इसको पारित करके भेजा है राज्यसभा के पास में, तो राज्यसभा है इस पर विचार करेगी और संशोधन के लिए कहेगी। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा तक है वो इसके बारे में अगर जवाब नहीं दे राज्यसभा, तो फिर ये होता है कि राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति के पास में एक पावर है, आर्टिकल 108 के तहत है वो संयुक्त अधिवेशन है वो बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और इसी संयुक्त अधिवेशन में है वो डिसाइड होता है कि बिल पे वो फाइनली क्या करना है। तो इसके बारे में एक चीज़ और है वो हल्का सा देख लेते हैं। जब है वो साधारण विधेयक पर 108 के तहत जो मीटिंग होती है और उसकी है वो अध्यक्षता की बात की जाए तो यहाँ पे है वो लोकसभा स्पीकर करेंगे अध्यक्षता। और ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें जो भी जैसे एक नई स्लाइड लेके देख लेते हैं। इसमें जो भी प्रमुख, जो भी जैसे मान लो पहली है अध्यक्षता, तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और जो रूल रेगुलेशन होंगे वो होंगे लोकसभा की तरह, यानी सारा काम है वो लोकसभा की तरह होगा जैसा लोकसभा में होता है। सेंट्रल असेंबली में ये लोग सब बैठते हैं और इसके बाद में है वो बिल पे डिसाइड होता है कि बिल का क्या करना है। और सारे मिलके है वो डिसीजन लेते हैं फिर यहाँ पे जॉइंट सिटिंग के अंदर। और उसके बाद है वो बिल की जो परिस्थिति होती है उसके बाद में बिल है वो पारित कर दिया जाता है। तो ये होता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था धन विधेयक। धन विधेयक, ठीक है। और इसमें हमने दो आर्टिकल देखे थे। पहले तो वो चीज़ ध्यान रखनी है, आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110, ठीक है। 109 में ये लिखा गया कि जो धन विधेयक है वो पहले है वो लोकसभा में प्रस्तुत करना है, पहले लोकसभा में है इसको है वो प्रस्तुत करना होगा। और 110 में है वो धन विधेयक की है वो परिभाषा दी गई और बेसिकली ज़्यादातर है वो संचित निधि संबंधित या कर संबंधित जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 110 में है वो मेंशन किए गए हैं कि अगर ये प्रावधान है तो धन विधेयक है। और इसके बाद में एक छोटा सा हल्का ब्रीफ में ये भी ध्यान रखना है कि हमने एक वित्त विधेयक भी देखा था। वित्त विधेयक, अब वित्त विधेयक में दो चीज़ ध्यान रखनी है, आर्टिकल 117 एक के तहत भी है और आर्टिकल 117 दो के तहत भी है, सॉरी तीन के तहत। तो ये दोनों भी वित्त विधेयक है। लेकिन इस वित्त विधेयक में दो बातें धन विधेयक की तरह कॉमन है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी है पहले, ठीक है। दूसरा, पहले इसको लोकसभा में प्रस्तुत करना। लेकिन इसके बाद जैसे भी इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है फिर रूल रेगुलेशन वही हो जाते हैं जो साधारण विधेयक के। इसके लिए आप 108 के तहत जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं लेकिन धन विधेयक के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में दोनों सदनों से पास होना भी जरूरी है। इसके बाद ये होता है कि जब इस विधेयक को है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति है वो साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति इसको वापस भेज सकता है लेकिन धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकता है। तो ये कॉमन डिफरेंस है इसमें। तो ये चीज़ का है ध्यान रखना। 117 एक में इतना सा ही कॉमन डिफरेंस है कि इसमें राष्ट्रपति है वो पुनः वापस भी भेज सकता है। 108 के तहत वो जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं।
ये चीज़ें बाकी सारी साधारण विधेयक की तरह होगी, लेकिन ये दो चीज़ें होती है कि राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही आप इस बिल को रख सकते हैं, और दूसरा है सबसे पहले इस बिल को है वो लोकसभा में रखना होगा। जो आर्टिकल 117(3) है, बिल्कुल एज इट इज जैसे साधारण विधेयक पास होता है वैसे की वैसी ही प्रक्रिया है इसमें भी है, बिल्कुल जनरल बिल की तरह ही होगा। इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कुछ धन विधेयक की तरह, बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह होगा। और इसमें दो प्रावधान है बिल्कुल धन विधेयक की तरह है, बाकी पूरा बिल है वो विध विधेयक की तरह है। तो पीछे भी हमने देख लिया था धन विधेयक, और इसमें ये होता है कि धन विधेयक पे है वो पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश होता है, और इस पर राष्ट्रपति है वो निलंबनकारी वीटो या मतलब वापस नहीं भेज सकता है, जो हस्ताक्षर करना ही होता है, क्योंकि हस्ताक्षर ये पहले से ही है वो पूर्ण अनुमति है, लेकिन 117(1) के बारे में वो चीज़ अलग से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ये इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान भी रखना है। संविधान संशोधन विधेयक, और हम इसके बारे में आगे और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि जो संविधान संशोधन है वो कौन कौन से संशोधन है, क्या संशोधन, उन चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे, जो कि अलग से हम पढ़ेंगे उसका। और सबसे पहले इसमें अगर संविधान संशोधन विधेयक, और इसमें कुछ फैक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं कि जो संविधान संशोधन का प्रावधान है, जो संशोधन का प्रावधान है ये भाग 20 में उल्लेख है संविधान के। ठीक है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाना, भाग 18 में है वो आपातकालीन उपबंध है, ना कि संशोधन संबंधी उपबंध है। कभी आर्टिकल ये ऑप्शन भी आ जाता है, इसको टिक मत कर देना गलती से भी। संशोधन भाग 20 हो गया, और इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 368 के तहत है वो इसका है वो उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 368 के तहत। अब बात करते हैं कि जो संशोधन संबंधित प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो ये होगा, इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन संबंधित प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। तो इस फैक्ट का भी, इन तीनों फैक्ट का भी ध्यान रखना है। संविधान संशोधन विधेयक संबंधित प्रावधान भाग 20 में उल्लेख है, आर्टिकल 368 के तहत इसके बारे में प्रावधान किया गया, और ये प्रावधान है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये तीन फैक्ट इसको भी है वो ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, ये बिल होता है, इसको फर्स्ट है कि किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है या प्रस्तुत करना है, नहीं या प्रस्तुत बोल सकते हैं इसको, नहीं आप किसी भी सदन में रख सकते हो या प्रस्तुत कर सकते हो। इसमें यह नहीं है कि भाई कौन से सदन में इसमें पहले करना है, नहीं, कोई ज़रूर नहीं है, आप किसी भी सदन में है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि आप इस चीज़ को है वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे जैसे ही रखा जाता है, तो इसमें कुछ बिल होते हैं जो कि संसद के है वो दोनों सदन तक ही सीमित होते हैं। पहला हम देखते हैं कि जो साधारण संशोधन होता है उसमें वो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, तो ये होता है कि कुल सदस्य संख्या 51 प्लस 50% प्लस 1%, यानी 50 प्लस 1%, यानी आधे से अधिक का है वो बहुमत होना चाहिए, तो ये साधारण बहुमत हो जाएगा। ठीक है, अब विशेष बहुमत और उससे भी विशेष बहुमत होता है, और उसको भी है वो ध्यान रखना है। तो इसके लिए देखना है, हमने पहले देख लिया था, ये पहला टाइप है साधारण बहुमत। ठीक है, और दूसरा टाइप देखें तो दूसरा टाइप होगा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। ठीक है, और विशेष बहुमत में बात की जाए तो पहला तो होगा 50 प्लस 1%, ये बहुमत। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये दोनों मिलाकर है वो स्पेशल मेजोरिटी को बना देंगे। 50 प्लस 1% का बहुमत होना चाहिए। दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका हिंदी में है उपस्थित व मतदान करने वाले, मतदान करने वाले जो सदस्य होंगे वो उपस्थित और मतदान करने वाले। तो पहला हो गया 50 प्लस 1%, दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ये जब दोनों हो जाएंगे तो ये कहलाएगा विशेष बहुमत। इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। पहला हमने पढ़ा था साधारण बहुमत 50 प्लस 1%, और
दूसरा विशेष बहुमत 50+1% से बहुमत प्रेजेंटेड वोटिंग का 2/3, ठीक है। और तीसरा है जिसको अति विशेष या विशेष, इसको भी विशेष बोला जाता है। इसमें ये होता है कि संसद प्लस, ठीक है, वहाँ पे तो संसद का हो गया। दूसरा है आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन, ठीक है, ये अनुसमर्थन। तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। संसद यानी यहाँ पे संसद की जगह ये लिख देते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का है, विधानसभाओं का है अनुसमर्थन। जैसे हम इसका एग्जांपल जीएसटी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें विशेष बहुत विशेषता किया जाता है। और इसको अगर आर्टिकल्स के तहत अगर याद रखना है तो इसको ध्यान रखना है, आर्टिकल 368 और 368 के तहत है वो 2 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, 368 2 में है वो इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 368 2 के तहत। तो इसमें हो जाएगा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का है वो अनुसमर्थन होना चाहिए, और प्लस विशेष बहुमत, यानी विशेष बहुमत हमने ये देखा था, ये भी सर साथ में होना चाहिए कि जो संसद में पारित किया उसमें 50+1% बहुमत, प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 यानी उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का है वो अनुसमर्थन भी हासिल होना चाहिए। तो ये चीज़ है, इसके बारे में है वो ध्यान रखना है। ये हो गया हमारे हमने शुरू से लेके वो अंत तक देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि धन विधेयक, साधारण विधेयक देखा था, उसके बाद में धन विधेयक, उसके बाद में वित्त विधेयक, उसके बाद में संविधान संशोधन विधेयक, ये चारों प्रमुख विधेयक थे और ये हमने सारे देख लिया। और इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है कि जो बिल होते हैं वो लैप्स, कौन से बिल है वो लैप्स नहीं होते हैं, लैप्स नहीं होते हैं। यानी ये मान लीजिए जैसे संसद में 2 सदन होता है, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लेकिन अगर लोकसभा का विघटन हो जाए, लोकसभा का विघटन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन से बिल है वो जो कि व्यपगत नहीं होंगे, लंबित रहेंगे। यानी जो लोकसभा का विघटन भी हो जाए तो भी वो बिल है वो समाप्त नहीं होंगे। तो वो 4 प्रकार के बिल हैं जो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। जो अगर लोकसभा विघटित भी हो जाए तो वो समाप्त नहीं रहते, समाप्त नहीं होते, वो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और एक बात ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चारों है वो 4 ही फैक्ट है, उसके अलावा जितने भी बिल है वगैरह कुछ भी हो तो वो है वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि प्रस्ताव हो गया, अनुपूरक अनुदान वगैरह, जो संकल्प वगैरह होता है वो जारी रहते हैं। जो ये चीज़ें होती है जितनी जारी नहीं रहती है, जिस सदन का होता है उसे समाप्त हो जाती है। और जो लंबित कार्य होते हैं वो है वो समाप्त नहीं होते। और उसके बाद में है वो बिल्स के बारे में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए, अगर बिल है वो राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ हो, राज्यसभा में है वो प्रस्तुत हुआ हो और वहीं पर है वो लंबित हो, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ और वहीं पर लंबित हो, यानी लोकसभा के पास नहीं गया, तो ये है वो पहली कंडीशन है जिसमें बिल है वो समाप्त नहीं होगा। ये पहली कंडीशन है जिसमें बिल समाप्त नहीं होगा, यानी राज्यसभा के पास ये और लंबित है और लोकसभा में है वो उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरा है किसी विधेयक पर है वो, किसी विधेयक को है वो पास तो कर लिया गया है, यानी दोनों सदनों से पास करके उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया हो, तो वो बिल है वो समाप्त नहीं होगा, यानी अभी भी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग में। तो दूसरी कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति के पास में तब भी वो है वो समाप्त नहीं होगा। और 2 कंडीशन और है, उसको देख लेते हैं।
और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर राष्ट्रपति ने उस बिल को है वो पुनर्विचार के लिए भेजा है तो उस स्थिति में भी वो बिल समाप्त नहीं होगा, भले ही लोकसभा का विघटन हो गया हो। तो पुनर्विचार की स्थिति में भी बिल समाप्त नहीं होगा। और फोर्थ ये है कि अगर मान लो कोई दो बिल पे कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा हो, मान लो आज संयुक्त बैठक का प्रावधान 2 दिन पहले है वो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान राष्ट्रपति ने कर दिया था, लेकिन आज है वो लोकसभा विघटित हो गई हो, लेकिन फिर भी ये वो विधेयक है वो समाप्त नहीं होगा। अगर 108 के तहत है वो जॉइंट सेशन की बात की गई, जॉइंट सीटिंग की, तब उस स्थिति में है वो बिल समाप्त नहीं होगा, उस स्थिति में बिल समाप्त नहीं होगा। तो ये 4 स्थितियाँ है, उसके बारे में सबसे पहले देखा था कि राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया हो और वहीं लंबित हो, तब बिल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लैप्स नहीं होगा। दूसरा, राष्ट्रपति के पास है वो हस्ताक्षर के लिए गया हो, तब भी वो बिल है वो लैप्स नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो भी लैप्स नहीं होगा। और 108 के तहत वो जॉइंट सीटिंग होती है, उसके लिए बुला दी गई है विघटन होने से पहले, तब भी है वो बिल लैप्स नहीं होगा। तो ये 4 जगह है वो बिल लैप्स नहीं होता है, बाकी जगह वो बिल लैप्स हो जाता है। तो और एक बात ये ध्यान रखना कि अगर लोकसभा में कोई बिल रखा जाता है तो वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, भले वो राज्यसभा से होकर भी जाए क्यों ना, लेकिन फिर भी वो समाप्त हो जाता है। तो ये विधेयक से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं हमने सारे कवर कर लिए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में है वो मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।